Yeah, so we were discussing that in this particular question. Say, for example, here it is given that E naught is the electric field, and the surface is like this. Surface is like this का क्या मतलब है? This is inclined at some particular angle. Say, for example, आप समझ रहे हैं ना, ये एक 2D चीज है, एंड इट इज इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर इज समवॉट लाइक दिस. So let us say this is inclined at an angle of 30 degree or whatever with the angle. In this particular situation, this is the value of E naught is like this, and this is the area vector, or you can say area vector is in downward direction, whatever the case be. But if I have to find the flux, and let us not consider this as the area vector, ulta सीधा आएगा. Let us consider this as the area vector for the sake of easy calculation. So this is E. So E dA cos theta, वो तो आराम से कर सकते हैं देख के, अगर मेरे को इसका एरिया पता है तो, है कि नहीं. अगर इसका एरिया पता हो मेरे को, से फॉर एग्जांपल दिस इज 4 सेंटीमीटर का, दिस 3 सेंटीमीटर का, आई कैन इजीली डू ना E डॉट डी ए. ई नॉट है सपोज, एरिया कितना से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड व्हाट इज कॉस थीटा. सो दिस इज 30 डिग्री में, दिस इज 60 डिग्री. आप समझ रहे हैं, अगर इसका पूरा परफेक्ट साइड व्यू से देखेंगे, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. अगर एक परफेक्ट साइड व्यू देखेंगे, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर स्लैब like this, and this is electric field in this direction. अगर perfect side view चाहिए तो. So in this particular situation, this is 30 degree. Flux निकालते time, this will be the area component, right? So E dot dA मतलब E a cos theta डायरेक्टली कर सकते हैं. So cos 60 डिग्री करेंगे यहाँ पर में, बिकॉज एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल है 60 डिग्री का, राइट. बट बेसिकली अगर हम फिजिकली समझें तो ए cos 60 है क्या. हाँ, तो ए cos 60 is basically this thing. इस एरिया वेक्टर को, ये जो एरिया वेक्टर है ना, ध्यान से देखो, ये प्लेट देख के कंफ्यूज मत होना. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस प्लेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए cos 60 डिग्री. एरिया वेक्टर ऐसे करके है, ध्यान से देखो. एरिया वेक्टर में एरिया का मैग्नीट्यूड है 12, इसमें छुपा हुआ है. एरिया वेक्टर में क्या छुपा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. ए cos 60 का क्या मतलब है, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो मैं अभी रेड से बनाता हूँ मैं, ए cos 60 का ये मतलब, राइट. यू एग्री. अब इसे cos 60 का अगर एरिया वेक्टर को ऐसे करके बनाया जाए, तो बेसिकली क्या मतलब है कि ये जो स्लैब था ऐसे करके, इसका ये वाला प्रोजेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला जो भी प्रोजेक्शन है, ये दिस प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इज ए cos 60 डिग्री. समझ में. एरिया वेक्टर का ऐसे करके यहाँ पे डाल दो, ए cos 60 डिग्री. हाँ, तो दिस बेसिकली मीन्स इसको, ये जो ऐसे करके स्लैंट था, इसका ये वाला प्रोजेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने कॉपी में that when we are calculating flux, if P is constant, if P is constant, then in that situation flux is E integral of dA cos theta, and this dA cos theta is a projection of area perpendicular to the electric field. ठीक है. इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ पे ये काम आएगा. से फॉर एग्जांपल आपको कभी कोई कोन दिया हुआ हो, कोन, रेडियस इज आर, स्लैंट हाइट वेंट हाइट कुछ भी दिया हुआ है, डजंट मैटर मच, दिस एंगल इज थीटा वीटा जो भी है, और से ऐसे करके अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है. सो व्हाट इज द, इट इज ओपन, दिस थिंग इज ओपन फ्रॉम दिस साइड, and if it is asked to you that what is the flux, so you can say directly the value of flux, right. So the value of flux you will say as E naught multiplied by what, pi r square, because the this is certainly surface तो यहाँ पर exist करता है slant वाला, curved surface area of the cone is there, but इसका what is the projection perpendicular to electric field, ये वाला चीज. So simply E naught into pi r square is going to be the answer of this particular problem. Flux directly हम ऐसे करके निकाल सकते हैं. ठीक है. So we'll go ahead now quickly. So we were discussing, कहाँ तक चले गए थे, क्वेश्चन नंबर, या इसका डिस्कशन करते करते आगे बढ़ गए थे. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 इफ यू केयरफुली सी द आंसर कैसे करके निकालेंगे. या देखो, a/2 डिस्टेंस पर में रखा हुआ है. आई विल रब दिस पोर्शन, और ये इमेजिन कर लो, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड a, and this is kept at a height of a/2. I can complete this cube actually.
I can complete this cube or not? Certainly I can complete this cube, right? If I complete this cube, imagine that this charge is kept at the geometrical center. This charge is kept now at the geometrical center of the cube. You agree? ध्यान से देख. This charge is kept at the geometrical center of the cube if I complete the cube in this fashion. Now, what is the flux to the cube? What is the total flux to the cube? So the total flux to the cube will be q by epsilon naught. Charge enclosed by the surface by epsilon naught, right? So remember, ये हमेशा याद रखना that flux through the enclosed surface is, flux through the closed surface is charge enclosed by epsilon naught. I repeat, flux through the closed surface will be charge enclosed by epsilon naught. So in this particular situation, Q है यहाँ पे ऐसे करके Q by epsilon naught आ गया अपना टोटल फ्लक्स. अब लॉजिकली देखें, चूंकि ये ज्योमेट्रिक सेंटर पे रखा हुआ है, तो जितना फील्ड लाइंस किसी भी एक साइड से निकलेगा उतना ही फील्ड लाइंस दूसरे से भी निकलना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है, बीच में रखा हुआ है. बीच में नहीं रखा होता तो किसी के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, किसी के थ्रू कम निकलता. सपोज पहले तो ये कर लेते हैं, तो अपने को समझ में आ रहा है सब 6 से बराबर जाएंगे, सारे साइड से बराबर जाएंगे, तो एक साइड से कितना जाएगा, और नीचे व्हाइट से बनाया गया है ना ये वाला, इसको सपोज मैं अभी ग्रीन कर दे रहा हूँ, इसको जो मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ इसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा रे? टोटल फ्लक्स बाई 6, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. आंसर इज द आंसर, राइट. अगर ये क्यू सिमेट्रिकली नहीं रखा रहता, कहीं और पे रख देता ना, इसी तो फिर आंसर क्यू बाई 6 नहीं होता, तो फिर निकाल नहीं पाते, निकाल ही नहीं पाते फिर, अगर इसको कहीं और डिस्प्लेस कर देता. इसलिए भी ये a/2 दिया था ताकि हम इमेजिन कर सकें कि दिस इज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, अगर हम पूरा एक क्यूब कंप्लीट करें तो. अब क्वेश्चन 4 समझ में आया, तो 5 6 7 अगर नहीं बना था एक बार दोबारा ट्राई कर लो, क्योंकि 5 6 7 सेम कैटेगरी का है, सेम टाइप का है. नहीं बना था तो 5 6 7 फिर से ट्राई कर ले, फिर देखना. So in question number 5, at geometric center Q is kept, find the flux through one surface which you have already found. It is Q by 6 epsilon naught. Question 5 we have already done just now. Question 6, in above situation find the, अच्छा अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन above situation. So question number 6 का बेसिक मतलब है कि in above situation find the flux through the cube when this cube is kept not at here, when the cube is kept here. मेरे कहने का मतलब था, कहने का मतलब था that if the charge is kept at this particular point Q, what will be the flux through the cube बताना है. ट्राई करो एक बार और फिर सॉल्यूशन की तरफ देखो. क्वेश्चन सिंपल है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इफ Q is kept at this particular position, and what will be the flux through this cube, entire cube? So the answer is, अगर हम एक एज पे रख देते हैं, then how to solve, देख. हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि अगर यहाँ पर में एक क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर में रखे हैं उस चार्ज को, तो फ्रंट व्यू से इमेजिन करो, क्या ऐसे करके 4 क्यूब से ढक दें? हाँ, 4 क्यूब रख सकते हैं ना. आप खुद से इमेजिन करो वरना समझ में नहीं आएगा. ऐसे करके यहाँ पर में है वो चार्ज, हेयर चार्ज इसके, तो इसके पीछे मैं एक क्यूब लगा सकता हूँ ऐसे करके, है ना, ये यहाँ पे है. अब 4 क्यूब से इसको घेर सकते हैं चारों साइड से नीचे से, है ना. यहाँ पे चार चार क्यूब लगा करके, 2 पीछे और 2 आगे लगा करके घेर लेंगे. ऊपर से भी 4 क्यूब अगर डाल दें, 2 और 3 और 4 ऐसे करके, सो ये जो है चार्ज, this will be surrounded by 8 cubes symmetrically. हर cube will be symmetrical with respect to this cube, right? Therefore total flux through all the 8 cubes, 4 नीचे रखा हुआ है और 4 ऊपर रखा हुआ है, this fashion, and this cube is exactly at the center. ये डिजाइन किए हैं हम इस तरह से. That particular situation, total flux through one cube will be how much? Q by 8 epsilon naught. क्यों? क्योंकि टोटल फ्लक्स कितना होगा? 8 से, क्योंकि सिमेट्रिक है तो सबसे होना चाहिए. टोटल फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, एंड बिकॉज ऑल द 8 क्यूब्स आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो एक से बोल सकते हैं क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट. सो ये एक वाला जो सिचुएशन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी दिस क्वेश्चन नंबर 6. फ्लक्स थ्रू वन क्यूब विल बी हाउ मच? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द आंसर, राइट.
Now the question is, in above situation, if Q is kept at P, find flux through S1. So S1 was this. इस एक पर्टिकुलर सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, Q by 8 एप्सिलॉन नॉट, कंफ्यूज नहीं होना, Q by 8 एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स टू द एंटायर क्यूब, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, Q by 8 एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स टू द एंटायर क्यूब। एक सरफेस से कितना जाएगा, ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर सरफेस से तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि चिपका हुआ है ना इससे। सिमिलरली ये पर्टिकुलर जो फ्रंट फेस है उसके थ्रू भी फ्लक्स जीरो होगा, और जो टॉप फेस है इसके थ्रू भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंशियल जाएंगे इसको, इन सरफेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल, देयरफॉर कोई फ्लक्स जनरेट नहीं करेगा ये तीन सरफेसेस। और बाकी जो तीन सरफेसेस उसको बहुत ध्यान से देखो तो दे आर सिमेट्रिकली केप्ट विथ रिस्पेक्ट टू पी। विथ रिस्पेक्ट टू पी जो रिमेनिंग थ्री सरफेसेस है, एक ये वाला हो गया और एक नीचे वाला, सो ये जो तीन सरफेसेस हैं दे आर सिमेट्रिकली केप्ट, ध्यान से देखो और समझो। And because they are symmetrically kept, therefore they are symmetrically kept, right? Yeah, they are symmetrically kept. In case they are symmetrically kept, then in that situation a q by 8 epsilon naught था एक क्यूब से, और तीन symmetrically kept है, so q by 8 epsilon naught का 1 by 3 will go through S1. Similarly S2 से भी, and similarly S3 से भी, तो q by 24 epsilon naught is the answer. एक पर्टिकुलर साइड से जाएगा q by 24 epsilon naught. This question was asked in JEE mains. So this is a question 5, 6, 7 I have covered. Yeah, 5, 6, 7 we have done. Okay. So this was a basic idea of geometry in Gauss law. Now let us discuss some more questions based on this thing only. Okay, I'll discuss some things in class also then. Okay, so now let us take use of Gauss law in the determination of electric field. Let us take the use of Gauss law in determination of electric field. ठीक है, कैसे करके करेंगे देखो। अपने को पता है that integral of E dot dA is Q enclosed by epsilon naught. So for various arrangements, if I can find Q epsilon naught and जो सरफेस है जिसपे E dot dA निकालते हैं, that surface is known as Gaussian surface. जिस सरफेस पे हम E dot dA निकालते हैं, that surface is called as Gaussian surface. What is Gaussian surface? On which this surface integral is done. So that is known as Gaussian surface. And this is an imaginary surface. ऑफ कोर्स अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ा था वहां पर हम फ्लक्स निकाल रहे थे वो तो रियल सरफेस था, बट वी कैन मेक एन आर्बिट्ररी सरफेस आल्सो सच दैट कि उसमें इंक्लोज करा दे हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक प्लस चार्ज है तो वी कैन ड्रॉ गॉसियन सरफेस लाइक दिस, रैंडम सरफेस है ना, एंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज बेसिकली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ दिस गॉसियन सरफेस एज पर आवर कन्वीनियंस। दिस इज गॉसियन सरफेस ऑन विच this flux is to be found, and this can be imaginary, means we can draw it as per our convenience. Imaginary, or we draw as per our use, जैसा हमको यूज करना है वैसा हम बना सकते हैं वो इमेजिनरी सरफेस। सो उसके थ्रू कुछ एग्जांपल्स मैं करके दिखाता हूँ आपको, दैट हाउ बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस, ये ध्यान देना मैं जो कह रहा हूँ, बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस, by choosing an appropriate Gaussian surface, we can calculate electric field for various bodies, for various charge distributions. Basically for various charge distributions we can calculate electric field. So say for example first I just keep a plus q, simple, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मेरे को at a distance of r, right? Now if I need to find electric field, logically बोलो कैसा हमको सरफेस ड्रॉ करना चाहिए। सी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए में बहुत अच्छा होगा ना अगर क्यू एनक्लोज अपने को पता पड़ जाता है, देखिए यूजुअली, या थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, अगर ई बाहर निकाल लें तो डी ए कॉस थीटा बता सकते हैं, तो फिर अपना काम बन जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी, राइट अपने को, क्योंकि ये क्या है निकालना मुश्किल होगा, ओवरऑल ई डॉट डी ए निकालना मुश्किल रहता है,
ओवर दिस सरफेस। पर अगर हम गॉसियन सरफेस ही ऐसा लें कि उस पूरे सरफेस पर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ई बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम गॉसियन सरफेस ही ऐसा ले लें जहाँ पे ई कांस्टेंट है, तो ई को बाहर निकाल सकते हैं ना। ई बाहर निकालेंगे तो डी ए कॉस थीटा बचेगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे, और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ई पता चल जाएगा इसको नीचे भेज के। हाँ, so we have to try to choose Gaussian surface in such a way that electric field is constant. Otherwise कोई यूज नहीं है फिर गॉस लॉ का। अदरवाइज गॉस लॉ का यूज है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे गॉस लॉ से। ठीक है, सो क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कैसा करके बनाएं। लॉजिकली है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखना है तो स्फेरिकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्फेयर बनाएंगे तो सारा दूरी क्या हो जाएगा, आर। तो इस गॉसियन सरफेस पर में हर एक पॉइंट पर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। सो ई को बाहर निकाल सकते हैं, और डी ए कॉस थीटा कितना आएगा रे, डी ए कॉस 0 डिग्री होगा बेसिकली, तो इंटीग्रल डी ए हो जाएगा, है ना। सो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को। देख ये होगा ना, पूरा ही दिखाता हूँ, देख स्टार्टिंग स्टार्टिंग का टाइम। लेट मी ड्रॉ द एंटायर थिंग क्विकली। इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्यू घुसा हुआ है से। सो ई कांस्टेंट है ना उस सरफेस पे, तो ई को बाहर निकाल लिए। कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर ऐसे करके है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, एंगल कितना 0 डिग्री, सो कॉस थीटा विल बी 1। सो इंटीग्रल ऑफ ई, ई बाहर निकल गया, इंटीग्रल ऑफ डी ए बचा। इंटीग्रल ऑफ डी ए कितना होगा, ये टोटल ए है, इसका पूरा इंटीग्रल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब यहाँ पे आएगा दैट विल बी के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करेंगे तो वो क्या आएगा रे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही हम पढ़े भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एग्जाम्पल नंबर 1। अब जो जो मैं एग्जाम्पल दूंगा आप खुद से ट्राई करना उसको सॉल्व करने का, ठीक है। सो लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बता दिया, राइट। से देयर इज अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। खुद से गॉसियन सरफेस ढंग से बनाना, जहाँ पे सरफेस ऐसा बनाना जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, गॉसियन सरफेस खुद से ढंग से बनाना बस। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, नॉट फाइनाइट। थर्ड, दिस इज hollow cylindrical shell, is hollow cylindrical shell, and this is like this, and also this is also infinite, infinitely long. So you are supposed to find electric field for r less than radius, radius is here r, electric field r less than r. Second, electric field for r greater than r, and आपको क्या दिया होना चाहिए, सिग्मा दिया होना चाहिए आइडियली, क्योंकि यहाँ पर में एरिया है। ठीक है, देन कंसीडर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, देन टेक क्वेश्चन नंबर 4। नाउ देयर इज अ सॉलिड सिलेंडर। Again, this is infinitely long solid cylinder, infinitely long solid cylinder, प्लस चार्ज भरा हुआ है पूरा, और आपको दिया हुआ है दिस इज रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। सो फर्स्ट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन द रेडियस, रेडियस इज आर, अगेन इनफाइनाइटली लॉन्ग लिख दिया ना, हाँ। एंड सेकंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर ग्रेटर देन आर। सो यहाँ तक हो गया, ओके। Question 4 is done. So we'll solve till first of all question number 4 and then we'll proceed ahead. ठीक है, all of you can solve once and then look at the solution. देखो इस लाइन चार्ज के चलते चूंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा करके होगा ना, रेडियली आउटवर्ड। या चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और ये 3 डिमेंशनल है, so मैं गॉसियन सरफेस कैसा करके बनाऊं। The best way of making Gaussian surface for this particular question is, let us take a cylindrical Gaussian surface. Let us take a cylindrical Gaussian surface. Gaussian surface को infinite लेने का जरूरत नहीं है।
गॉसियन सरफेस सपोज मैंने इतना बड़ा बनाया और इसका हाइट ले लो गॉसियन सरफेस का h, और r डिस्टेंस पे अपने को निकालना था, लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, सॉरी क्वेश्चन नहीं लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r कितना होगा ये बताना है आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r कितना होगा ये बताना। क्या लिखेंगे यहाँ पर में, इंटीग्रल ऑफ e डॉट डी ए, मतलब ई डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है आर, हर एक जो एरिया है जो पूरा इस सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया है सब आर डिस्टेंस पे है ना इस लाइन चार्ज से, तो ई विल बी कांस्टेंट, ई बाहर निकल जाएगा एंड बचेगा डी ए कॉस थीटा। सो कॉस थीटा में थीटा विल बी 0 डिग्री, सो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया होगा, राइट। सो ओके, सो अपना ई इंटीग्रल डी ए कितना बचेगा, फिर ये कर्व्ड सरफेस पोर्शन ही बचेगा, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो कितना होगा, 2 πr multiplied by h, दिस इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए फॉर द कर्व्ड पोर्शन। फ्लैट पोर्शन के लिए क्या होगा, ई डॉट डी ए मैंने बताया था ना, जितना सरफेस होता है सबके लिए ई डॉट डी ए करना पड़ता है। तो जो फ्लैट सरफेस दो ठो आपको दिख रहा होगा उसके लिए अगर आप ई डॉट डी ए करेंगे तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऐसे करके है, एंड द एरिया ऑफ दिस फ्लैट सरफेस इज लाइक दिस, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, फ्लैट सरफेस से कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे, तो दो फ्लैट सरफेस के चलते द फील्ड लाइंस and the flux due to field lines will be zero. So सिर्फ कर्व्ड सरफेस के चलते ही बचेगा, so that is this much, and that is equals to चार्ज enclose कितना कर रहे हैं h में, h में lambda h, lambda is charge per unit length, जो वो भी नहीं दिया था, charge per unit length is lambda coulomb per meter, so lambda h will be the charge enclosed by epsilon naught। ठीक है, खैर ये आपको इमेजिन करना था, and h can get cancelled, so this implies the electric field is what, अगर आप ध्यान से देखो ये फॉर्मूला हमने पहले देखा हुआ है, द आंसर शुड कम 2k लैम्डा बाई आर, ये कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सो दिस इज 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई डी वी हैव स्टडीड राइट फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट डिस्टेंस ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच ओनली, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज आपको ये कह देता ना, क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज आपको ये कहता कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, सपोज आपको कहता कि इसका एक डिस्टेंस है, इन दैट पर्टिकुलर केस ध्यान से देखना जो कह रहा हूँ, सपोज ऐसा करके बोलता है कि इनफाइनाइटली लंबा नहीं है, इतना लंबा है, तब गॉस लॉ से कैसे करके निकालते, तब गॉस लॉ से कैसे करके निकालते, सपोज गॉसियन सरफेस ऐसा करके बनाते हैं, ऐसा करके हमने गॉसियन सरफेस बनाया राइट, एंड दिस इज लैम्डा कूलम पर मीटर, से मैंने कहा ये वाले डी डिस्टेंस पे निकालो, ठीक है। सपोज हमने गॉसियन सरफेस बनाया, अब प्रॉब्लम क्या है कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए में ध्यान से देखो तो क्यू एनक्लोज्ड आराम से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और ई डॉट डी ए निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर में कुछ और होगा, यहाँ पर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, क्योंकि ये तो अब लाइन चार्ज है ना, समझ रहे हैं आप, यहाँ से सपोज एंगल बना रहे हैं कुछ थीटा 1 थीटा 2, ये हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, थीटा 1 थीटा 2, ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कुछ और थीटा 1 थीटा 2 आएगा, तो हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, सो इन दैट केस इज द गॉस लॉ नॉट वैलिड, नो द गॉस लॉ इज वैलिड, मतलब अगर गॉसियन सरफेस आपने ऐसा करके बनाया, सो दिस इक्वेशन इज नॉट रॉन्ग, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी अगर पूरे सरफेस के लिए करेंगे आप, पूरे सरफेस के लिए अगर आप करेंगे ये इंटीग्रल निकालेंगे, दैट विल बी वैलिड, क्यू एप्सिलॉन क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, दिस विल होल्ड ट्रू, बट द प्रॉब्लम इज यूजिंग दिस वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, so Gauss law holds, but electric field can't be found. So Gauss law is useful only when we can design a Gaussian surface in such a way जिसपे electric field constant आता है, बाहर निकाल सकते हैं, can't be found. So therefore you have to choose, of course question वैसा देना चाहिए जहाँ Gauss law लगे, and secondly you have to choose Gaussian surface carefully. Question number 3 is exactly in line with the question number 2, but still I'll do it. So क्वेश्चन नंबर 3 में सिग्मा दिया हुआ है राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 here it is given that ऐसा करके सिलेंडर है and hollow cylinder, and this is infinitely long, and this is sigma,
सो नेचुरली जब इनफाइनाइटली लंबा नहीं रहता तो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लाइन चार्ज में है ना, इनफाइनाइटली लंबा अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइटली लंबा नहीं रहने से दिक्कत है। क्योंकि अगर इनफाइनाइटली लंबा रहता है तो इस पर्टिकुलर जो ये जो बॉडी है ना, इसके पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं आएगा, जो भी आएगा परपेंडिकुलर ही आएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इस पॉइंट के नीचे और इस पॉइंट के ऊपर बॉडी सेम है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है, तो कोई भी ये कंपोनेंट आना पॉसिबल नहीं है। जो भी कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इसके अलोंग ही आएगा। और इसके अलोंग भी जो आएगा तो इस पॉइंट पे सपोज ऐसा करके आया तो इस पॉइंट पर भी उतना ही आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे सिमेट्रिक सिचुएशन है, इनफाइनाइटली जा रहा है ना ऊपर और नीचे दोनों, तो हर एक पॉइंट पे एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, वी कैन टेक अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑलवेज इन दिस सिचुएशन वेयर इट इज इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग। यहाँ पर पे हम ले रहे हैं एक गॉसियन सरफेस एट अ डिस्टेंस, आपने को बताना था एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। पहले आउटसाइड का बात करते हैं फिर इनसाइड का बात करते हैं, हालांकि इनसाइड का हम देख के आंसर कर सकते हैं। देखो अगर इनसाइड का बात करें, लेट अस ड्रॉ गॉसियन सरफेस लाइक दिस, है ना। सो जब गॉसियन सरफेस ऐसे करके बनाएंगे तो क्यू एनक्लोज कितना है इसमें? जीरो। जब क्यू एनक्लोज जीरो है और अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाया है ना। तो देयरफॉर ई इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस थीटा विल बी जीरो, दिस मींस ई हैज टू बी जीरो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर क्यू एनक्लोज जीरो है तो ई तो जीरो नहीं होगा, ये हमने पहले पढ़ा है। हमने पहले पढ़ा है कि अगर क्यू एनक्लोज जीरो है तो कोई जरूरी नहीं कि ई जीरो हो, नहीं है जरूरी। बट ई कांस्टेंट है तो ई को बाहर निकाल सकते हैं और तब कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ई जीरो है इस पर्टिकुलर केस में। तो देयरफॉर चूंकि कोई भी एनक्लोज चार्ज नहीं है यहाँ पर में, हाँ, और ई इज कांस्टेंट, ई को बाहर निकाल पा रहे हैं, देन आइदर ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो ये जीरो होगा नहीं, सो ई हैज टू बी जीरो। therefore electric field within hollow cylindrical shell at any point will be zero because there is no charge enclosed। ठीक है ना, बट ध्यान रखना पहले स्टेटमेंट बोला था कि क्यू एनक्लोज जीरो है, उसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो हो, राइट। so that one thing you have to take। so now अगर r greater than r है, that situation we are dealing here, r is greater than r, so in this case फटाक से करते हैं कि हमने गॉसियन सरफेस बना लिया और गॉसियन सरफेस का हाइट हम ले लेते हैं h। सो इंटीग्रल ऑफ ई बाहर निकाल ले रहा हूं मैं, एंड व्हाट इज द E dot dA? What is dA? 2 pi RH, right? What is the charge enclosed? Sigma multiplied by ये जो एरिया है रे, और ये वाला एरिया कितना है? दिस एरिया इज अ पाई आर स्क्वायर, दिस एरिया नॉट पाई आर स्क्वायर, दिस एरिया इज 2 पाई आर एच, या सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच। बाहर का जो कर्व्ड एरिया है, कितना चार्ज एनक्लोज किया है ये गॉसियन सरफेस? भाई साहब चार्ज गॉसियन सरफेस पर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, चार्ज तो इसी पे है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, दैट इज 2 पाई कैपिटल R into H by epsilon naught, yes। So 2 pi and 2 pi is getting cancelled and H is getting cancelled, so the value of electric field is sigma R by R epsilon naught। ठीक है, दिस इज वन केस। अनदर केस इज हॉलो सिलेंडर के केस में आपको हो सकता है सिग्मा ना दिया हो, लैम्डा दिया हो। तो अगर लैम्डा दिया हो देन आप अगर सॉल्व करेंगे, योर आंसर इज गोइंग टू बी 2k लैम्डा बाई आर। सॉल्व इट, खुद से सॉल्व कर लेना। अगर सिग्मा नहीं दिया लैम्डा दिया तो योर आंसर शुड कम एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद दैट ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और हॉलो सिलेंड्रिकल शेल का भी वैसा ही आंसर रहता है, दैट शुड बी 2k लैम्डा बाई आर। खुद से सॉल्व करना लैम्डा लेके। मैंने क्या लेकर सॉल्व किया है यहाँ पर? मैं क्यू लेकर के सॉल्व किया है, आप लैम्डा लेकर के सॉल्व करना खुद से एक बार। ठीक है, ओके जस्ट वन सेकंड। या आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रहा है, या गेटिंग रिकॉर्डेड, या। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4 कि अंदर में भरा हुआ है पूरा, एंड देन आई एम सपोज टू टेल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4, अंदर में इस बार पूरा कंटेंट है, मतलब अंदर में चार्जेस हैं। सो अगेन दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, नो प्रॉब्लम। सो अगर अंदर का बात करना है, आई टेक गॉसियन सरफेस लाइक दिस, क्योंकि अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जाएगा, ऐसे रेडियली। ठीक है, सो अगेन इट्स सिंपल, पूरा प्लस चार्ज अगर भरा हुआ है, अपने को दिया हुआ है रो। सबसे पहले तो ये जो सरफेस है गॉस लॉ का,
सॉरी गॉस, जो गॉसियन सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। उसका एरिया कितना है रे? हाँ, आर डिस्टेंस पे अगर मैंने को निकालना है, वेर आर इज लेस देन आर, सो इन दैट केस ई इंटू उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच, एंड दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज कितना एनक्लोज करेगा, रो इंटू ये गॉसियन सरफेस जो चार्ज एनक्लोज कर रहा है वो लिखना है, ठीक है। रो मल्टीप्लाइड बाई उसका वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच बाई एप्सिलॉन नॉट। So what is the answer? Pi and pi is getting cancelled. R and R are getting cancelled, and H and H is getting cancelled. So the answer of electric field is rho r by 2 epsilon naught. Now this is a very important formula जो को याद रखना है। आपको hollow cylindrical shell के लिए याद नहीं रखना है, पर आपको ये याद रखना है कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर रहता है जिसका चार्ज डेंसिटी इज रो, कूलम पर मीटर क्यूब, ध्यान रखना है इस चीज का। रो दिया है, आ, हो सकता है उसके लिए लैम्डा भी दिया हो, सिग्मा भी दिया हो, बट अगर रो दिया हुआ है, देन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर बाई 2 epsilon naught, ठीक है। नाउ कंसीडर, अगर बाहर लेते तो क्या होता, इसी का सेकंड पार्ट है। अगर बाहर लेते तो क्या हो जाता, तो गॉसियन सरफेस हम ऐसे करके बनाते, चपटा गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ ऐसा, फिर आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। उस केस में ई मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है गॉसियन सरफेस का, यहाँ से फील्ड लाइंस पास कर रहा है ना, फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रहा है। सो जो फ्लैट पोर्शन है उसमें से तो फ्लक्स जीरो होगा, फिर कर्व्ड पोर्शन बचेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, एरिया फॉर व्हाट, जहाँ से फील्ड लाइंस गुजर रहा है, इनटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा अगेन विल बी कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर मेकिंग एंगल 0 डिग्री। सो 2 पाई आर एच, या करेक्ट, ई इंटू डी ए, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, चार्ज एनक्लोज कितना करेगा रे, चार्ज एनक्लोज करेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाइड बाय रो, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन। तो पाई एंड पाई इज गेटिंग कैंसल्ड, एच एंड एच इज गेटिंग कैंसल्ड, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल बी आर स्क्वायर रो आर स्क्वायर बाई 2 r एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r ग्रेटर देन r। आपको एटलीस्ट ये जरूर याद रखना है, ये याद रहे चाहे ना रहे, पर ये टू इनसाइड इज important, रो r by 2 epsilon naught, this thing you should be able to remember। and also if you carefully draw the graph of this thing, आप ग्राफ खुद से डिजाइन कर सकते हैं। ये है फॉर सॉलिड सिलेंडर, ध्यान से देख, जब तक अंदर में था तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो अंदर में लीनियरली वेरी कर रहा है ना, देखो आर अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा लीनियरली, वाई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट में, आर जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर लाइन विल बी जीरो, है ना। और जब आर क्रॉस हो गया तो दिस फॉर्मूला से दिया जाता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो देन ऐसा करके वेरी करेगा। दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मेट फॉर, नॉट एग्जैक्टली फॉर्मेट, बट दिस इज समवॉट लाइक दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में याद, जब ग्रेविटेशनल फील्ड का बात करते हैं, जी एम आर बाई आर क्यूब होता था, जी एम एक्स बाई आर क्यूब, और बाहर जाने के बाद क्या हो जाता था, जी एम बाई आर स्क्वायर। ऑफकोर्स 1/r² था, यहाँ पे 1/r है, ध्यान रखना बस, देयर इज डिफरेंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम। सो देयर आर सम मोर थिंग्स इन गॉस लॉ, एंड दैट one thing is the solid angle, ठीक है। So let us quickly discuss solid angle, and then we can solve some questions based on solid angle, and then we'll finish off. So there is a concept of solid angle. On the basis of this also some questions are asked. What is solid angle? Solid angle क्या होता है? It's a 3D angle basically, है ना। इसका प्रूफ ठीक है मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले प्लेन एंगल का बात करते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड एंगल। सो व्हाट वाज प्लेन एंगल, ऐसे करके जब आर्क बनाते थे, सो दिस थीटा वाज द प्लेन एंगल, एंड थीटा क्या होता था, आर्क लेंथ से, आर्क लेंथ इज एल एंड द रेडियस इज आर, सो हम लिखते थे थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, है ना। उसी तरह से सॉलिड एंगल में इट्स अ 3D थिंग, इट इज नॉट अ 2D थिंग बट इट्स अ 3D थिंग, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, एंड इट इज समवॉट सिमिलर टू दिस। लेंथ के बदले यहाँ पर में क्या होता है, एरिया, एंड रेडियस के बदले में यहाँ पर में आर स्क्वायर डाल देते हैं टू मैच द डायमेंशंस, जस्ट लाइक दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस, डीए का ये मतलब आर स्क्वायर आएगा, यहाँ भी आर स्क्वायर आएगा। सो दे मेक ओवरऑल थिंग्स
make overall things dimensionless. Sorry. So this is dA by r square, right? So now let us quickly derive one important result, that what solid angle will be subtended, by a point at a distance of d, what solid angle will be subtended at this point d from the center of this disk of radius r, है ना? So we are supposed to find कितना solid angle subtend हो रहा है, right? Okay, कैसे करके निकालेंगे? एक तो तरीका है dA by r square करके देख लें हम लोग. ओके, ये एक्चुअली डिस्क नहीं होगा, आई एम सॉरी, वरना तो फिर आंसर नहीं आएगा. इसका प्रूफ हालांकि मैं ग्रेविटेशन में एक बार आपको दे भी चुका हूँ, और फिर से यहाँ पे एक बार बता रहे हैं, देख फटाक से. ये एक काम करता हूँ मैं, हाँ, प्रूफ में यहाँ पे टाइम जाएगा. what do I do? I'll just give you the result for the time and I'll prove it in the class, or you can refer to the gravitation videos, वहाँ prove भी किया है. that say for example, प्रूफ नहीं कर रहा, आपको रिजल्ट बता रहा हूँ. दिस इज अ 3D थिंग, ठीक है? दिस इज अ 3D थिंग, समझ रहे हैं ना? दिस इज अ पार्ट ऑफ hollow hemisphere. Sorry, hemisphere नहीं, this is a part of a solid sphere. So in that particular case, if this angle is theta, then the solid angle will be given by 2 pi 1 minus cos theta. This is the solid angle, 2 pi 1 minus cos theta. So अपने को ये cos theta का वैल्यू अगर पता है, then we can find the value of, और cos theta basically क्या है, ध्यान से देख. cos theta is this distance by this distance, ठीक है? cos theta मतलब this by this, that is cos theta. 2 pi 1 minus cos theta is basically the solid angle. इसका यूज कहाँ कहाँ पे आता है देखो. सपोज यहाँ पर मैं एक चार्ज रखा हुआ है Q, एंड चलो एक काम करते हैं पहले, मैं आपको सॉलिड एंगल से थोड़ा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ. सॉलिड एंगल ये पहले क्लियर है ना, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, अगर ये पूरा ढंग से क्लियर है, एंड थीटा इज अ हाफ एंगल, ध्यान रखना, पूरा जो सरफेस सबटेंड हो रहा है उसका हाफ एंगल इज थीटा. सो अगर मैं एक हेमिस्फीयर बनाऊं, इसकी कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा रे सेंटर पे? ये हेमिस्फीयर कितना सॉलिड एंगल करेगा, मतलब सबटेंड अपने सेंटर पे, ये देखो. और सॉलिड स्फीयर कितना सबटेंड करेगा अपने सेंटर पे, ये देखो. तो हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ओमेगा होता है, दिस इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. थीटा कितना लिखेंगे? 90 डिग्री. बोला था ना हाफ एंगल सबटेंड करता है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा. ये पूरा एंगल नहीं लेते हैं, हाफ एंगल लेते हैं. पूरा एंगल नहीं लेते, हाफ एंगल लेते हैं. हाफ एंगल इज 90 डिग्री, सो 2 पाई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री लेंगे, तो दैट इज 2 पाई. तो ओमेगा का वैल्यू कितना आया? 2 पाई. एंड फॉर कंप्लीट स्फीयर, हाँ, कंप्लीट स्फीयर के लिए एंगल कितना लेंगे? 180 डिग्री, हाफ एंगल लेंगे. तो कंप्लीट स्फीयर के लिए दिस विल बी 2 पाई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, एंड दैट इज हाउ मच? 4 पाई. सो याद रखना, फॉर हेमिस्फीयर द सॉलिड एंगल इज 2 पाई, फॉर अ कंप्लीट स्फीयर सॉलिड एंगल इज 4 पाई. नाउ अगर एक चार्ज यहाँ पर मैं रखा हुआ है Q, एंड ऐसे करके आई हैव मेड दिस थिंग, है ना? अपने को बताना है फ्लक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग कितना होगा. सो here a Q charge is kept and this is a hemisphere, and therefore I need to calculate the flux through this. So please try to understand this one thing, that when we have a solid angle of 4 pi, and when we have a solid angle of 4 pi and a Q charge is kept, in that situation, in 4 pi the flux is Q by epsilon naught. So here we have, in 2 pi the flux is going to be half. So in 2 pi it is Q by 2 epsilon naught. Okay, and similarly we can
generalize this formula to many cases. Say for example, I'm giving you a general question. Consider that this is a light source. Say for example, this is a bulb, and this bulb has a power of say 200 watts. Okay, and this is kept at a distance of 4 meter. Then there is a ceiling here over the ceiling. So now the question is that what power will be received in a circle of radius 4 meter on the ceiling. Question is clear? I repeat the question once again, that there is a bulb which is of power 200 watts, and the question is that in this area of the ceiling, which is of radius 4 meter, what amount of power will be received? What amount of power will be received? So कैसे करेंगे फटाक से देखो. 4 पाई के सॉलिड एंगल में यानी कि पूरे 3D में व्हाट अमाउंट ऑफ पावर इज रिसीव 200 वाट्स का. अपने को पहले पता करना पड़ेगा कि तो ये कौन सा कितना 3D एंगल है. अगर ये पता कर पाएंगे तो यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं. तो ध्यान से देखो, इसका रेडियस है 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4. सो ये एंगल इज 45 डिग्री, राइट. सो ये सॉलिड एंगल कितना बना रहा है? ये जो सॉलिड एंगल बना रहा है पूरा, दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री. दिस इज द एंगल. आई मीन 4 पाई इतना है. सो इन 2 पाई 1 माइनस रूट 2 कितना होगा? 200 by 4 pi multiplied by 2 pi into 1 minus 1 by root 2, है ना. 4 pi में इतना, तो 1 pi में मतलब 1 में 200 by इतना and multiplied by this. The answer is 100 multiplied by this much watts is the answer. Therefore, solid angle is very useful in solving certain questions. कुछ देर पहले we were discussing, अगर आपको याद हो, कि there is a this kind of a imaginary surface. Say this is a circle of radius r. Say this is a circle of radius r and a q charge is kept at a distance of b. So what is the flux through this circular portion? हाँ, तो टोटल फ्लक्स कैसे करके बता सकते हैं? एक तो पहले ही इसी वीडियो में इंटीग्रेशन करके निकाले थे, अगर आपको याद हो. एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल आल्सो. कि अगर 4 पाई में द फ्लक्स इज q बाई एप्सिलॉन नॉट, सो say this makes an angle of theta. So in theta, what will be the flux? It will be q by 4 pi epsilon naught, है ना. 4 pi में इतना, तो 1 डिग्री में मतलब 1 डिग्री रेडियन में कितना? q by इतना multiplied by, this is not theta, I'm sorry, in omega, in a solid angle of omega, in a solid angle of 4 pi इतना था, इन इतना solid angle में कितना होगा? This much multiplied by omega, right? And what is the value of omega? ओमेगा वैल्यू ही होता है 2 पाई 1 minus cos theta. Yes. So therefore we see this is q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta, which we had derived previously, but using the concept of solid angle, this can be very easily solved. So let us solve one more question, two more questions based on solid angle. पहला question है, consider that this is a cylindrical portion and a question also we have solved previously, right? And the length was 2r. Q charge is kept symmetrically here and this is R, right? So now if I ask you what is the flux through the curved surface area of cylinder, curved surface area से कितना फ्लक्स जा रहा है? एक बार सॉल्व करो फिर देखना सॉल्यूशन. सो जो टोटल फ्लक्स जाता है उसको, जो टोटल फ्लक्स है वो मेरे को पता है कितना होगा. टोटल फ्लक्स तो है q बाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे सिलिंड्रिकल बॉडी से, q बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ दिस कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैट सरफेसेस जिसके थ्रू फ्लक्स कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई एक के थ्रू फ्लक्स कितना होता है रे? q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा. याद है? ऐसे करके निकाले थे, है ना. सो एक के थ्रू 2 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा निकाले थे, और टोटल है इतना. तो जो स्फेरिकल पोर्शन है उसमें से कितना जाएगा? दिस मच. q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस दिस मच. ये 2 इनफैक्ट का कैंसिल आउट हो जाएगा. सो q बाई एप्सिलॉन नॉट कैन बी टेकन कॉमन
ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट 2. देख लेना कैलकुलेशन एक बार. तो दिस वुड बी क्यू बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट. The flux through the curved surface, this surface area of the cylinder. Yeah. What you have to essentially remember is q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. ये क्या है? फ्लक्स थ्रू, ये वाला डायग्राम याद रखने का एंड देन रिमेंबर द रिजल्ट. आंख बंद करके कहीं कहीं भी मत मारना. ये तब आता है क्यू बाय एप्सिलॉन 1 माइनस cos थीटा व्हेन द सिचुएशन इज समवॉट लाइक दिस. जब थीटा सॉलिड एंगल के फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो उसके थ्रू अगर मेरे को फ्लक्स चाहिए 3D में तो we use this formula q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. ठीक है. And one last question which we can do is that यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है इसे प्लस q1 एंड यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस q2. से फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है कि यहाँ से फील्ड लाइंस आर गोइंग एंड एंटरिंग इन दिस फैशन. Field lines are coming out from q1 and it is going inside q2 in this particular fashion. So you have to tell the ratio of q1 by q2 is what, and the angle this thing is given, that this angle is alpha and this angle is beta, and you have to consider these are the only electric field lines that are given in the question, that whatever field lines is coming from q1 it is entering inside q2, and these, I mean, this is the total electric field lines as shown. Total field lines as shown, मतलब और जो भी रहा वो घुसेगा नहीं इसके अंदर. अगर यहाँ से कुछ निकल भी रहा है then that is not entering. So you just have to consider these many field lines as shown. In this particular situation जो फ्लक्स हम समझ सकते हैं q1 के थ्रू जा रहा है वही फ्लक्स q2 में घुस रहा है, because the number of field lines leaving q1 is equal to the number of field lines entering q2. What is the flux through q1? Now this is a 3D thing. Try to imagine 3 dimensional. So what is the flux through q1? हम बोल सकते हैं ना q1 by 2 epsilon naught into 1 minus cos alpha. Flux leaving q1. What is the flux entering in q2? It is q2 by 2 epsilon naught 1 minus cos beta. Yes. So from here we have the ratio of q1 by q2 which is needed, that is 1 minus cos beta by 1 minus cos alpha. So this is the answer to this question. So basically Gauss law में overall जो हमको याद रखना है, the first thing is integral of E dot dA, and that is q enclosed by epsilon naught. You have to remember that whenever there is a closed surface with some charge q, whenever there is a closed surface with some charge q, then the flux through this closed surface is summation of the charge enclosed by epsilon naught. And there are some geometrical applications of this. Iska applications is we need, if we want electric field, then if we properly draw Gaussian surface, electric field can be found. We learned that for cylinder which is solid, there when we need to find electric field, the electric field is of the format inside it is rho r by 2 epsilon naught, and r is like this, means going away from the central axis. And when it is outside, whatever the formula is, we don't have to remember it, usko yaad karne ka zarurat nahi hai. So essentially these are all the things that we need to learn in Gauss law, and of course there are some more questions on Gauss law which will be discussed in the live class. Okay, thank you. Hare Krishna.